सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता अंत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये कंप्लीट वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। जैसे सभी को पता है कि 2024 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं, बहुत सारे चेंज होंगे, क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव आएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों कंप्लीट वीडियो तैयार की गई है। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा और वो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को हमने इसमें शामिल किया है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हर एक छात्र जो है इस वीडियो को लाभ उठा सके। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है भारत के एक दल के प्रभुत्व और चीन के एक दल के प्रभुत्व के बीच अंतर स्पष्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई 2020 में इस क्वेश्चन को जो है पूछा गया हुआ है दोस्तों। 2020 में इस क्वेश्चन को जो है पूछा गया है। तो अगर हम 2020 की बात करें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूछा गया, आप देख सकते हैं। तो भारत का जो एक दलीय प्रभुत्व और चीन के एक दलीय प्रभुत्व के बीच अंतर क्या है? तो संवैधानिक रूप से देश पर शासन करने के लिए चीन के पास केवल एक ही दल का प्रावधान है, जबकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। या आप कह सकते हैं चीन में एक दलीय व्यवस्था है और चीन में एक दलीय व्यवस्था के माध्यम से चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। यानी चीन में एक सिंगल दल के अलावा कोई दूसरा दल चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और कई संख्या में भारत में दलीय व्यवस्था के माध्यम से जो है चुनाव में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप सभी को पता है भारत में वर्तमान में 9 राष्ट्रीय दल हैं और सभी दल जो है 9 राष्ट्रीय दल के अलावा क्षेत्रीय दल और आपके बहुत सारे ऐसे दल हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो एक दलीय प्रभुत्व और चीन के एक दलीय प्रभुत्व में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। चीन के चुनाव में संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से हेरफेर किया जाता है जिससे देश में केवल एक ही दल शासन कर सकता है, जबकि भारत में एक दलीय प्रभुत्व और नियमित आम चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से स्थापित हुआ है। तो यहाँ पर संविधान में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जिसमें किसी एक दल को ही फायदा हो, जबकि चीन में ये सारे बदलाव किए जा सकते हैं। तो ये डिफरेंस जो है पूछा जा सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। सीबीएसई 2020 में इस क्वेश्चन को दोस्तों पूछा भी गया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, रूस में समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर किस वर्ष अस्तित्व में आता है? तो आता है दोस्तों 1917 में। यूएसएसआर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वह है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यहाँ यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, ठीक है। अगला है सोवियत संघ में साम्यवाद के पतन के पश्चात होने वाले संक्रमण को कष्टप्रद क्यों कहा जाता है? तो सोवियत संघ में साम्यवाद के पतन के पश्चात होने वाले संकट को या संक्रमण को कष्टप्रद क्यों कहा जाता है? इसे भी सीबीएसई 2020 में पूछा गया था। क्यों कहा गया? क्योंकि सोवियत संघ में साम्यवाद के पतन के बाद संक्रमण को इसलिए कष्टप्रद कहा जाता है क्योंकि यह सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण था और यह अन्य देशों के लिए एक झटका था। तो इस तरह से क्योंकि सोवियत संघ जो है कंप्लीट जो है साम्यवाद पर आधारित था और जो है शोक थेरेपी के माध्यम से वो पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो जाता है अधिकतर देश, तो एक बहुत बड़ा संक्रमण कहा जाता है, संक्रमण कहा जाता है और ये 2020 में पूछा गया है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीज़ों की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इधर जाइए, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोक थेरेपी का परिणाम नहीं था? तो कौन सा कथन शोक थेरेपी का परिणाम नहीं था? तो यहाँ पर आप देखिए, तो रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि हुई, ये जो है शोक थेरेपी का परिणाम नहीं था, जबकि रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय कटौती हुई, ठीक है ना कि वृद्धि हुई थी। कटौती हुई थी, ना कि वृद्धि हुई थी। अगला है कि 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्ता पलट का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर कर आने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वह थे बोरिस येल्त्सिन। तो 1991 में जैसे सोवियत संघ का तख्ता पलट हुआ, जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, वैसे एक नए व्यक्ति का उदय हुआ था, उसका नाम होता है बोरिस येल्त्सिन। ये भी सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछले कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं
और इस बार भी वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। क्वेश्चन पूछे जाने तरीके में बदलाव कर दिया जाए, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों वही होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था। तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था तो वह है रूस एक नई महाशक्ति के रूप में उभरा। तो ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था, बाकी ये सारे जो है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम हैं, जबकि बी इसका परिणाम नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बाल्टिक गणराज्य नहीं है। तो दोस्तों यूक्रेन जो है वो बाल्टिक गणराज्य नहीं है, जबकि एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल्टिक गणराज्यों के नाम बताइए। तो बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं? लिथुआनिया है, लताविया है और एस्टोनिया, जबकि यूक्रेन जो है बाल्टिक गणराज्य नहीं। तो वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच वार भी चल रहा है, आप सभी को पता है दोस्तों। ठीक है ना। सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो सोवियत प्रणाली जो है समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी, जबकि अमेरिका जो है वो पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित। भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो जो साम्यवादी और पूंजीवाद की जो विचारधारा है वहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं दोस्तों पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया। तो बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया था? तो गिराया गया था 9 नवंबर 1989। तो 9 नवंबर 1989 को जो है बर्लिन की दीवार को गिराया गया और इसी के बाद जो है सोवियत संघ का विघटन भी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको मुझे कमेंट में बताना है दोस्तों कि बर्लिन की दीवार को कब खड़ा किया गया था और ये बर्लिन की दीवार किस चीज़ के प्रतीक, ये भी पता आपको होना चाहिए। तो जो बर्लिन की दीवार थी दोस्तों वह पूर्वी जर्मनी है ना और पश्चिमी जर्मनी का विभाजन का प्रतीक थी। पूर्वी जर्मनी की अगर हम बात करें तो पूर्वी जर्मनी दोस्तों वो साम्यवादी यानी सोवियत संघ व्यवस्था से आधारित थी और पश्चिमी जर्मनी जो थी पूंजीवादी यानी अमेरिकी खेमे के साथ थी। तो आपको मुझे बताना है कि बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी और ये कब खड़ी की गई थी। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, रूस के किन 2 गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले। तो रूस के किन 2 गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? तो है उज्बेकिस्तान और दागिस्तान। तो रूस के वो 2 गणराज्य जहाँ अलगाववादी आंदोलन चले वह हैं उज्बेकिस्तान और दागिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान और दागिस्तान में अलगाववादी जो है आंदोलन चलते हैं दोस्तों। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्तों तो ये देखिए, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे स्वीकार किया गया? तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी स्वीकार किया था रूस को। जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है उसके बाद जो देश उसका उत्तराधिकारी होता है रूस, क्योंकि 1991 में दोस्तों सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों में विभाजित होता है और इन 15 गणराज्यों में जो सबसे बड़ा गणराज्य होता है वो होता है रूस। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है चेकोस्लोवाकिया किन 2 भागों में बटा। तो चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में बांटा गया। समाजवादी गणराज्य कब अस्तित्व में आया? तो जो समाजवादी गणराज्य है वो कब अस्तित्व में आता है? तो वो आता है 1917 में। समाजवादी गणराज्य या आप सोवियत गणराज्य भी कह सकते हैं, ये कब अस्तित्व में आया? तो 1917 में। सोवियत प्रणाली के अनुसार राज्य की प्रमुख प्राथमिकता क्या थी? तो सोवियत प्रणाली के अनुसार राज्य की प्रमुख प्राथमिकता थी समाजवाद की स्थापना। मध्य एशिया में तजाकिस्तान कितने वर्ष तक गिरफ्त की चपेट में रहा? तो मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्ष यानी 1990 से 2001 तक जो है गिरफ्त की चपेट में रहा। जिन देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की राजनीतिक सामाजिक प्रणाली तर्ज पर ढाला गया उन्हें क्या कहा गया? उन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा गया। तो पहली दुनिया के देश कौन थे? पहली दुनिया के देश थे दोस्तों वो थे पूंजीवादी। तो पूंजीवादी खेमे के देशों को पहली दुनिया यानी अमेरिका वाली खेमे को पहली दुनिया और जो सोवियत संघ के खेमे शामिल थे उन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा गया। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन प्रणाली के अनुसार राज्य की प्रमुख प्राथमिकता हमने कर लिया। तो सोवियत प्रणाली के अनुसार राज्य की जो प्रमुख प्राथमिकता थी
वो है समाजवाद की स्थापना करना। क्या थी? समाजवाद की स्थापना। इसी प्रकार से वाक्य को ठीक करके पुनः लिखना है। ये सारे क्वेश्चन जो है कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। शोक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? तो शोक विश्व बैंक के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है दोस्तों कि जो शोक थेरेपी मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? तो है विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। बर्लिन की दीवार कब गिराएगी? तो 9 नवंबर 1989 को गिराएगी और पूर्वी जर्मनी की आम जनता द्वारा इस दीवार को गिरा दिया गया था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का एकीकरण हो गया। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में बटा? तो चेकोस और स्लोवाकिया हमने भी कर लिया ऊपर, तो इन दो भागों में ये बढ़ जाते हैं। रूस में समाजवादी क्रांति 1917 में होती है। सोवियत संघ में किस दल का शासन था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को आपस में मिलकर बना? तो 15 गणराज्यों को। CI का पूरा नाम क्या था? तो उसका नाम था स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? तो 1980 के मध्य दशक में ये सोवियत संघ पार्टी के महासचिव बनते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विखंडित होने के पश्चात रूस से मित्रता कर भारत को किन दो तरीकों से लाभ पहुंचा? तो भारत को किन दो तरीकों से लाभ पहुंचा? CBSE 2014 में क्वेश्चन आया था सैंपल क्वेश्चन पेपर में। तो पहला, कारगिल संघर्ष के दौरान रूस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का समर्थन किया और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए रूस ने भारत को कच्चे माल की आपूर्ति भी की। इस तरह से हमें रूस के साथ जो है गठबंधन करने, रूस के साथ मित्रता करने का फायदा पहुंचा था दोस्तों। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती सोवियत संघ यानी USSR को अब किस नाम से जाना जाता है? तो USSR को जाना जाता है रूस यानी रसिया के नाम से। बर्लिन की दीवार के गिरने को द्विध्रुवीय विश्व के पतन का घोतक क्यों कहा जाता है? अथवा 1989 में बर्लिन की दीवार के ढहने को द्विध्रुवीयता का अंत क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो 1961 में बनी बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी दोस्तों, और पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ समर्थक था और तथा पश्चिमी जर्मनी अमेरिका समर्थक था। और ये दीवार 1989 में गिराकर जर्मनी का एकीकरण किया गया और इस एकीकरण से साम्यवादी खेमे की समाप्ति शुरू हुई और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति का केंद्र बन गया। इसीलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोस्तों 1945 के बाद जो है दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ पूंजीवादी खेमा था, ठीक है, पूंजीवादी, और दूसरा खेमा था साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी। और पूंजीवादी को हम पश्चिमी गुट के नाम से जानते थे, इसे जानते थे आपके पूर्वी गुट के नाम से। इसके बाद इसका जो नेता था वो था यूएसए यानी अमेरिका, और इसका नेता था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ यानी यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। लेकिन 1991 में दोस्तों जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है, सोवियत संघ के विघटन होते ही पूरी दुनिया में एकमात्र महाशक्ति बसता होता है पूंजीवादी देश अमेरिका। तो ये इसलिए जो है क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जो बर्लिन दीवार को दहने से ही दुनिया में एकमात्र शक्ति का उदय होता है वो होता है अमेरिका। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता हम बहुत पहले करेंगे ताकि आप इन सभी क्वेश्चन के बारे में रूबरू हो जाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वह है शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है अथवा शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है। तो अगर हम शॉक थेरेपी के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी पहले तो उससे पहले खूब कूटो, फिर बाद उसे उसका अस्पताल में ले जाकर इलाज भी करो, आप ये कह सकते हैं। इसे ही हम शॉक थेरेपी के नाम जानते हैं। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अलग हुए देशों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रभाव के अंतर्गत समाजवादी अर्थव्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संक्रमण को हम शॉक थेरेपी कहा जाता है। तो शॉक थेरेपी कई बार जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवाद के संक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे हम शॉक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आघात पहुंचाकर उपचार करना इसका शाब्दिक अर्थ है। दो परिणाम क्या रहे शॉक थेरेपी के? पहला, रूस सहित संघ के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था सरमरा गई और रूसी मुद्रा रूबल का नाटकीय रूप से अवमूल्यन हो गया, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ने लगी और लोगों की जमा पूंजी भी लूट गई। तो ये दो परिणाम है सोवियत संघ का भी। और हम इससे सोवियत संघ मतलब शॉक थेरेपी से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो अभी आपको खुद दिखेगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। अगला है आसियान शैली से क्या अभिप्राय, ठीक है। हालांकि ये दोस्तों जो क्वेश्चन है आसियान शैली वाला, ये क्वेश्चन आपका जो है इसके नेक्स्ट चैप्टर का है, तो उसे हम वहाँ कवर करेंगे, ठीक है। चलिए
आगे क्वेश्चन करें, चले यहाँ पर आगे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। और द्विध्रुवता का क्या अर्थ है, अथवा एक ध्रुवीय विश्व और बहुध्रुवीय विश्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक ध्रुवीयता में विश्व में केवल एक ही महाशक्ति होती है, जैसे वर्तमान समय में अमेरिका को हम एक ध्रुवीय विश्व का प्रणेता कहते हैं या एक ध्रुवीय विश्व की बात करते हैं तो अमेरिका का नाम लिया जाता है। द्विध्रुवता का व्यवस्था जिसमें विश्व में 2 महाशक्तियां होती हैं, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्तियां थीं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी थी, तो उसे हम 2 ध्रुवीयता के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उसके बाद केवल अमेरिका का वर्चस्व रहा, केवल अमेरिका ही बचा, वो क्या हुआ, एक ध्रुवीय विश्व कहा। तो इस तरह से 2 ध्रुवीय विश्व और एक ध्रुवीय विश्व में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। सोवियत अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर को उजागर कीजिए। सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोवियत अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समान निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर दिया गया था और संपत्ति पर प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व था, जबकि भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा राज्य का ही नियंत्रण भी था। अगर हम पूंजीवादी बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विपरीत सोवियत अर्थव्यवस्था में राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया गया था। पूंजीवादी देशों के विपरीत सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में थी। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में यानी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में डिफरेंशिएशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक है, चलिए अगला है सोवियत संघ के विघटन के इन 2 प्रमुख कारणों को उल्लेख कीजिए, अथवा सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ। अपने उत्तर के समर्थन में किन्हीं 2 तर्कों पर प्रकाश डालिए। सीबीएसई 2009-2010 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो विघटन का पहला जो प्रमुख कारण माना जाता है वह है समाजवादी व्यवस्था कर सत्तावादी होना। तो जो समाजवादी व्यवस्था थी वो सत्तावादी थी, ये बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि वहाँ की जनता परेशान हो चुकी थी। 70 वर्षों तक वहाँ पर एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। तो इससे जो पार्टी थी वो जनता के प्रति अब उत्तरदायी नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा कारण था सोवियत संघ विघटन होने का। दूसरा है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कसौटी व हथियारिक होड़ में शामिल होना, यानी जो वहाँ की सरकार थी वो जनता के जन कल्याणकारी कार्यों से हटकर अब सारा फोकस कहाँ लगा रही थी, हथियार को बनाने में, ठीक है, मिसाइल बनाने में, बम बनाने में, ताकि वो अमेरिका को टक्कर दे सके। ठीक है, तीसरा है सोवियत संघ की लगभग सभी संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी, परंतु एक ही दल के कठोर नियंत्रण ने सभी संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी बना दिया था। तो वहाँ की जो सरकार थी, जो वहाँ की शासन व्यवस्था थी, वो लोगों के प्रति अनुत्तरदायी थी, वो अकाउंटेबल नहीं रहेगी। जो पहले अकाउंटेबल थी अब वो बात उसमें नहीं रही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, यद्यपि रूसी संघों के 15 गणराज्यों में से रूस एक था, परंतु वास्तव में रूस का प्रत्येक मामले में प्रभुत्व था। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, जो सोवियत संघ था यानी जो यूएसएसआर था वो 15 गणराज्यों का समूह था। अब 15 गणराज्यों के समूह में से 14 गणराज्यों को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, केवल अहमियत किसको दी जाती थी, सोवियत रूस को। तो इससे बाकी जो गणराज्य थे वो इससे नाखुश थे। अगर एक जो पिता के 4 संतानें हैं तो 3 को छोड़कर 1 को महत्व दिया जाए तो तीनों संतानों में बहुत सारा भेदभाव उत्पन्न होने लग जाता है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर होती है किसके पास, सोवियत संघ के लिए। वहाँ के नागरिक इस चीज़ को नापसंद करते, वहाँ के लोग इस चीज़ को नापसंद करते। तो ये बहुत बड़ा कारण था सोवियत संघ के विघटन का दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सोवियत संघ की जो विशेषताएँ क्या थी। तो सोवियत संघ की विशेषताएँ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब विशेषताएं देख लेते एक बार क्या है सोवियत संघ की। ठीक, क्योंकि विशेषताएं भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सोवियत प्रणाली की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी थी, अथवा सोवियत राजनीतिक प्रणाली की किन 2 विशेषताओं उल्लेख कीजिए। 2013-2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी को प्राथमिकता देना और अन्य किसी भी राजनीतिक दल के अस्तित्व को नहीं स्वीकारना,
शासन द्वारा नियंत्रित एवं नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास करना, ये सोवियत राजनीतिक प्रणाली की क्या विशेषताएं थी? दो। हालांकि अभी हम और विशेषताओं पर बात करेंगे, फोकस करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के समय किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए? तो वो थे दोस्तों चेचन्या और तजाकिस्तान। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल की कोई दो परिणाम लिखिए। तो महाबिक्री में भाग लेने के लिए अधिकार पत्र नागरिकों को दिए गए, परंतु अधिकांश नागरिकों ने इनको काला बाजारियों के हाथों बेच दिया क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। तो जब शॉक थेरेपी की वजह से पूरी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है तो उन्हें मजबूरन अपने सामानों को, अपने उद्योगों को औने पौने दामों में बेचना पड़ा, कम दामों में बेचना पड़ा। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। और इस गैराज सेल के दौरान जब सेल हो रही थी तो नागरिकों को जो अधिकार पत्र दिए गए थे उस सेल को खरीदने के लिए नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र को काला बाजारियों को बेच, यानी ब्लैक मार्केटिंग कर दी। ठीक है, क्योंकि नागरिकों को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उनके पास पैसे नहीं थे, इवन डबल रोटी तक खरीदने के पैसे उनके पास नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा रीजन माना जाता है दोस्तों। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट के कारण लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई थी, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। और रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित ढांचा नष्ट हो गया था। ये शॉक थेरेपी के इतिहास के सबसे बड़े गैराज के कुछ परिणाम हैं। सीबीएसई 2010-2012 में क्वेश्चन पूछा गया कि ताजिकिस्तान में हुआ गृह युद्ध कितने वर्ष तक चलता रहा और यह गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ताजिकिस्तान में हुआ गृह युद्ध लगभग 10 वर्षों तक चलता रहा और ये युद्ध जो है 2001 में समाप्त हुआ। सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा किए गए सुधारों को उल्लेख कीजिए। तो मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा किए गए सुधार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मिखाइल गोर्बाचोव दो सुधार करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुधार है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो उनके जो प्रमुख सुधार अगर हम बात करें दोस्तों, वह है एक पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। जी हाँ, पेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, बहुत बड़ा सुधार था, लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा किए गए सुधार नहीं, सोवियत संघ को विघटन की ओर जो है धकेल दिया, ये भी कहा जाता है, ये भी आरोप लगाया जाता है। हालांकि मिखाइल गोर्बाचोव तो सोवियत संघ को पुरानी व्यवस्था को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उनके अन्य सहपाठी या आप कह सकते हैं अन्य जो सहयोगी थे वो इस बात से नाराज थे, उस बात पर सहमत नहीं थे कि भाई इस तरह से कोई चीज़ करी जाए। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा किए गए सुधार की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो जाता। हालांकि सुधार किया गया था अर्थव्यवस्था को पुनः प्राप्ति के लिए, लेकिन विकास ही विनाश का कारण बन जाता है बाद में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ देख सकते हैं, ये पूंजीपति और साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी, बिल्कुल ठीक है। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद पश्चात किया गया, तो इसकी भी ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। लोगों द्वारा इसे 9 नवंबर 1989 तोड़ दिया गया, ठीक है। ये जर्मनी के दोनों भागों एकीकरण का प्रतीक था, जो गलत है। ये जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक था, ये भी गलत है। तो इसका जो सही गलत उत्तर वो ये है कि ये जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण प्रतीक था, बल्कि ये तो विभाजन का प्रतीक था। क्या था? एकीकरण का नहीं, ये विभाजन का प्रतीक था दोस्तों। नेक्स्ट है, सोवियत संघ के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? तो किसको महत्व नहीं दिया था? अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं है, इस पर जो है महत्व नहीं दिया गया था। अब इस चैप्टर के जो 4 से 6 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो पूछे गए, जो पूछे जा सकते हैं, उस पर हम एक बार ध्यान दे लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 से 6 नंबर वाले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन वो है, बारूम सम्मेलन क्या था, इसके परिणामों का वर्णन कीजिए। तो अप्रैल 1955 में बारूम शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे बारूम सम्मेलन कहते हैं। और इसके परिणाम, तो इसी एफ्रो एशियाई सम्मेलन, बारूम सम्मेलन के बाद दोस्तों बाद में नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना भी 1961 में होती है, जिसे की चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कि नाम क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसमें कितने देश थे, इसमें किन लोगों, इसमें कौन कौन से नेता शामिल थे और इसका संगठन क्यों तैयार किया गया, गुट निरपेक्षता मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर वाले में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करेंगे। अगला है, सोवियत संघ के विघटन से संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे लाभान्वित हुआ? तो सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जो सोवियत संघ का विघटन होता है तो इससे अमेरिका कैसे लाभान्वित होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, शीत युद्ध की समाप्ति,
तो विघटन का सबसे बड़ा परिणाम तो यह हुआ कि वर्षों से चला आ रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है, क्योंकि 1945 से लेकर 1991 तक पूरी दुनिया जो है शीत युद्ध के चपेट में रही। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों, हालांकि ये जो चैप्टर था आपका ये सिलेबस में तो नहीं आ रहा है पहला चैप्टर, लेकिन शीत युद्ध का मतलब होता है ठंडा युद्ध, यानी युद्ध जैसी स्थिति तो होना परंतु युद्ध ना होना, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। यानी कागजों पर लड़ा गया युद्ध ही शीत युद्ध है, जो 1945 से लेकर 1991 तक चला। दुनिया इसी के चपेट में रही और इसके जो प्रमुख कारण थे वो था सोवियत संघ और अमेरिका, ठीक है। अगला है हथियार की होड़ पर रोक लग जाना। तो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका में एक से एक बढ़कर एक मारक हथियारों का निर्माण कर अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने की जबरदस्त होड़ मची हुई थी, और इसके साथ ही दोनों ही महाशक्तियों में दुनिया के अन्य देशों को अपना समर्थक बनाकर अपने सैन्य गुट में शामिल करने की परंपरा चल रही थी। सोवियत संघ के बिखर जाने से होड़ की प्रक्रिया बहुत मंद पड़ गई और यह आशा जागने लगी कि अब संसार में शांति स्थापित होना संभव हो सकेगा, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका, जब दुनिया में दो ध्रुवीय विश्व था तो दोनों गुट जो है ना एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में वो सारी कोशिश कर रहे थे जिससे वो एक दूसरे को बीट कर सके, एक दूसरे से आगे निकल सके, हथियार बनाने के लिए, मारक हथियार बनाने के लिए, विचारधाराओं को फैलाने के लिए, और इस विचारधाराओं को, हथियारों को बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे, अपनी विचारधारा को आगे करने के लिए वो साम दाम दंड भेद वो सारी प्रक्रियाएं अपना रहे थे। और इसी वजह से अगर हम एक चीज़ बता दें दोस्तों, तो अमेरिका द्वारा जो है नाटो की स्थापना की गई थी, नाटो भी इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सोवियत संघ के द्वारा जो है वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई थी। तो वार्सा पैक्ट क्या है, ठीक है, नाटो क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था, नाटो की फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका वर्णन हम सेकेंड चैप्टर में दोस्तों करने वाले हैं। एक ध्रुवीय व्यवस्था यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक ध्रुवीय स्वरूप उभर कर आया और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रूप में सामने आता है। ये सोवियत संघ के विघटन के कुछ परिणाम थे दोस्तों। शोक थेरेपी के इन 4 परिणामों को लेकर सीबीएसई 2014, 2018, 2018 में दोस्तों 3 बार, फिर 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया कि शोक थेरेपी के 4 परिणाम। तो शोक थेरेपी के अगर हम 4 परिणाम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं शोक थेरेपी के जो परिणाम सीबीएसई ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। तो 4 परिणाम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई शोक थेरेपी का मतलब क्या होता है, जो हमने इसको आपको पहले बता दिया है कि शोक थेरेपी मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना, या साम्यवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा का संक्रमण ही शोक थेरेपी कहलाता है। और इसके जो परिणाम थे, पहला, उद्योगों का 90% जो है पतन, उद्योग को निजी हाथों में सौंप दिया गया, लेखन व खाद्य सुरक्षा का पतन हुआ, मुद्रा का मूल्य गिर गया, कृषि का निजीकरण हो गया, और जिससे लोगों को खाने पीने की समस्या का सामना भी करना पड़ा। लोक कल्याण के कार्य बंद हो गए एवं समाज में नए नए वर्गों का निर्माण होने लगा। बिचौलिए और गरीब वर्ग जो है सामने आए। 1500 बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को दिवालिया घोषित कर दिया गया। जन आधारित सरकारों के निर्माण में असफलता, तो लोक ग्रामीण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपतियों ने 10 साल का कार्यकाल निर्धारित कर लिया। चेचन्या और जॉर्जिया में आतंकवादी संगठनों ने सिर उठा लिए। जॉर्जिया के 2 प्रांतों में स्वतंत्रता की मांग उठी और अजरबैजान के एक प्रांत में रहने वाले आर्मेनियाई लोगों ने इससे अलग होकर आर्मेनिया में शामिल होने की इच्छा जताई। यूगोस्लाविया में गृह युद्ध छिड़ गया और मध्य एशिया में हाइड्रोकार्बन संसाधनों पर कब्जा करने को लेकर आपस में तनाव उत्पन्न हो गया। तो ये कुछ परिणाम थे किसके, शोक थेरेपी के। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, नोट कर लें, इसको सही से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। इसका कंप्लीट पीडीएफ दोस्तों जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 16, 17, 18, 20, 21 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम 2024 में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण, यानी सारे क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ के विघटन से ही संबंधित हैं। तो सोवियत संघ से विघटन से संबंधित हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सोवियत संघ विघटन के कारण क्या रहे। तो यहाँ पर हर एक कारण को सही प्रकार से स्पष्ट किया गया है, जो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला कारण माना जाता है दोस्तों वह है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरियां, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो विघटन का जो सबसे पहला कारण माना गया है वह राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की जो आंतरिक कमजोरियां रही हैं। दूसरा, हथियारों की पागल दौड़ में शामिल होना। तीसरा है संसाधनों का गलत प्रयोग।
चौथा है पश्चिमी देशों की तुलना पर जनता निराश। पांचवा है कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार। छठा है सोवियत संघ का प्रशासनिक व राजनीतिक रूप से गतिरोध होना। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों जिसकी वजह से सोवियत संघ विघटन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 6 नंबर में जो है क्वेश्चन पूछा गया है और इसी प्रकार से 6 नंबर में दोबारा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको करना है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं अगला है शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है। उत्तर साम्यवादी सत्ताओं पर इसके परिणामों का आकलन कीजिए। सीबीएसई 2009 में इस क्वेश्चन पूछा गया है जिसको हमने इससे पहले भी कर लिया दोस्तों। अगला है सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उभरी नई विश्व व्यवस्था का आकलन कीजिए। तो नई विश्व व्यवस्था आकलन भी हमने देख लिया कि क्या हुआ था। सोवियत संघ विघटन के बाद कौन कौन सी घटना घटित हुई थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व का वातावरण ही बदल गया। इसके बाद एक नई विश्व व्यवस्था गठन हुआ जिसमें अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई नहीं था क्योंकि वह एकमात्र महाशक्ति था और पूरी दुनिया की नीति इसी के इर्द गिर्द घूमती है। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरी दुनिया में एकमात्र देश का शासन रहा, एकमात्र देश की शक्ति स्थापित होती है, वो होती है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, विश्व में नए देशों का उदय हो गया जिनकी अपनी अलग पहचान और नाम है जो अभी तक सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ये कहा जाने लगा कि विश्व में विचारधाराओं का अंत हो गया, अब कोई विचारधारा ही नहीं है क्योंकि साम्यवादी विचारधारा असफल हो गई थी। तो ये कुछ कारण हैं, आप कह सकते हैं ये सोवियत संघ के विघटन विचार उभरी विश्व व्यवस्था का आकलन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ के सुधार के लिए बाध्य हुए और गोर्बाचोव को सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए बाध्य करने वाले किन्हीं 6 कारणों की व्याख्या कीजिए। सीबीएसई 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और 2023 में भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देख सकते वो कौन से कारण हैं जिसने अगर पूछा जाए कि भाई मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में सुधार करने के लिए कौन से 2 क्या चलाएं, कौन सी 2 पॉलिसी बनाई, वो है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। तो वो कारण क्या रहे इस नीति को चालू करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला कारण जो है दोस्तों ये देख सकते हैं आप क्या है। तो गोर्बाचोव ने सोवियत संघ का नेतृत्व संभाला तब उन्हें पूरी तरह स्पष्ट था कि पश्चिमी जगत में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो गई है और सोवियत संघ इसमें बहुत पिछड़ चुका है। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए अनेक सुधार किए जाने अनिवार्य हो गए थे। उन्होंने इन सुधारों को लागू करने का बीड़ा उठाया और पेरेस्ट्रोइका जिसे कहा गया पुनर्रचना और ग्लासनोस्त जिसे कहा गया खुलापन की नीति अपनाई। उसने घरेलू मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अमेरिका सहित पश्चिमी देशों से संबंध सुधारने शुरू किए और गोर्बाचोव ने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था की गति अवरुद्ध हो रही थी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो रही थी। इससे आबादी का एक बड़ा हिस्सा राज व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से भी देखने लगा था। यानी गोर्बाचोव भाई अब सोवियत संघ को दोबारा से पटरी पर लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके द्वारा किया गया सुधार ही उसका विनाश का कारण भी हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से जो सोवियत संघ के जो नेता थे मिखाइल गोर्बाचोव उन्हें सोवियत संघ में सोवियत की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए बाध्य होना पड़े। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है पेपर में। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, तो यहाँ पर आप देखिए कि कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सोवियत संघ के विघटन के 6 परिणाम क्या रहे। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा गया है। 2010 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2010 से लेकर 2016 फिर 2019, ठीक है, इसके बाद आपका 2022 में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है दोस्तों। तो क्या क्या परिणाम रहे सोवियत संघ के विघटन के बाद 6 नंबर में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे परिणाम के यहाँ पर दिए गए दोस्तों। शीत युद्ध की समाप्ति सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है, वो क्या होता है शीत युद्ध की समाप्ति, शस्त्रों की ओर पर रोक, एक ध्रुव विश्व व्यवस्था की स्थापना, ठीक है, नवीन राज्यों का उदय और ठीक लोकतंत्र का विस्तार और शांति और सौहार्द की स्थापना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो परिणाम होते हैं सोवियत संघ के। अगला है सोवियत संघ के कारणों का परीक्षण किया जाए। सोवियत संघ विघटन के कारण, तो सोवियत संघ विघटन का हमने पहले भी देख लिया दोस्तों, सीबीएसई 2013 में 11 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। आगे चलते हैं।
दो ध्रुव विश्व के उदय के क्या कारण थे, दोनों गुटों के बीच लगातार संघर्ष के क्या मुद्दे थे। तो दो ध्रुव विश्व का जो सबसे बड़ा कारण था दोस्तों वो था सेकेंड वर्ल्ड वार। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में दोबारा पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वो सबसे बड़ा कारण माना जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के बहुत से देशों को सोवियत संघ ने फांसीवाद की चुंगल से मुक्त कराया था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सारे यूरोपियन देश सोवियत संघ के प्रभाव में आ गए थे। युद्ध के पश्चात सोवियत संघ से प्रभावित समस्त यूरोपियन देशों ने अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सोवियत संघ के अनुरूप बना लिया और जिससे इस संघ को मजबूती प्राप्त हुई। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ समाजवादी देशों के नेता के रूप में उभरा। फांसीवाद से मुक्त हुए देशों को ही समाजवादी देश कहा गया है और इससे दूसरी दुनिया भी कहा जाता है। इसे नए खेमे का नेता सोवियत गणराज्य था। सोवियत संघ का सूचना एवं संचार तंत्र बहुत ही व्यवस्थित था। वैज्ञानिक क्षेत्र में तत्कालीन सभी देशों से आगे था। संसार में चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने में उसे सफलता मिली। सामरिक हथियारों के उत्पादन में अग्रणी था। सोवियत संघ में आवागमन के साधनों में हुए सुधार से दूर दराज के क्षेत्र प्रमुख राज्यों से जुड़े गए, जिससे आर्थिक और सांस्कृतिक परितंत्र में काफ़ी परिवर्तन आया। तो ये कुछ कारण है जिसने दोस्तों सोवियत संघ को जो है एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सोवियत प्रणाली। तो यहाँ से सोवियत प्रणाली से 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये जो सोवियत प्रणाली तो उसकी विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कवर कर लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक। तो एक नया टॉपिक है दोस्तों, अरब स्प्रिंग शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया है। तो अरब स्प्रिंग जो है दोस्तों लाया गया था किसके लिए, अरब स्प्रिंग जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो है 21वीं शताब्दी में हुई क्रांति के लिए प्रयोग में लाया जाने शब्द है ये। अरब स्प्रिंग का आरंभ कब से माना जाता है, 2009 से माना जाता है। ट्यूनीशिया में अरब क्रांति के विरुद्ध में, तो अरब क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, ट्यूनीशिया से होती है। तो ये नया टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे सारे आपको कर लेने दोस्तों। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए तो क्वेश्चन जो है ट्यूनीशिया में विद्रोह की शुरुआत का तत्कालीन कारण क्या था। तो ट्यूनीशिया में 14 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बाऊजीजी के आत्मदाह से ट्यूनीशिया में जो है अरब क्रांति की शुरुआत होती है। और 1979 के पश्चात से विश्व में लंबे समय तक सत्ता में रहे नेता का नाम क्या, तो है हुस्न मुबारक, वहाँ के नेता थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं इस अलग टॉपिक से। अरब स्प्रिंग के प्रमुख कारण क्या थे, अरब स्प्रिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो 6 जून 2011 अमेरिका के जर्नल में। इस तरह से जो है क्वेश्चन इस टॉपिक से जो है पूछे जाएंगे दोस्तों, तो उसको आपको कवर कर लेना है। इस तरह से कुछ जो है दोस्तों कुछ और MCQ जो आपके NCERT से हैं, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार सजाएं। तो कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले दोस्तों रूसी क्रांति यहाँ पर देखना है क्या है। सबसे पहले रूसी क्रांति यहाँ पर देख, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ देख सकते हैं कालक्रम अनुसार आपको इसको व्यवस्थित करना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिए तो रूसी क्रांति सबसे पहले 1917 में होती है ना। उसके बाद अगर हम बात करें अफगान संकट 1979, बर्लिन का दीवार गिरना दोस्तों 1989, सोवियत संघ का विघटन 1991, ठीक है। इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में आपको क्या करना, मेल करना है। तो मिखाइल गोर्बाचोव, शॉक थेरेपी रूस, बोरिस येल्त्सिन वार्सा, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचोव सुधारू शुरुआत, पेस्ट्रोइका और ग्लानास्ट। शॉक थेरेपी आर्थिक मॉडल थी, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति, वार्सा एक सैन्य समझौता था, नाटो भी एक सैन्य का समझौता है। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप कर लेंगे तो यहाँ से आप आसानी से जो है कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम हमने आपको पहले बता दिया, सारी चीज़ें हो चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से सोवियत प्रणाली की 4 कमियों को वर्णन कीजिए। सोवियत संघ के विघटन, यहाँ देख सकते हैं सोवियत प्रणाली की 4 कमियों को वर्णन कीजिए।
सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों की व्याख्या कीजिए, अथवा सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। ये आपको कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं गारंटी से दोस्तों लिख कर देता हूँ, यहाँ से बाहर क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आने वाला, इससे बाहर तो क्वेश्चन आएगा नहीं। तो कुछ नेताओं के फोटो यहाँ पर दिए गए, आपसे पूछा जा सकता है चित्र के माध्यम से, भाई ये चित्र किस नेता का है, तो ये चित्र किस नेता का है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो चित्र में नेता छपे हुए हैं वो कौन है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है दोस्तों हमने शामिल कर दी है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ और चीज़ें जो है, मध्य पूर्व का संकट क्या है, पेस्टोराइका गलनास्तों क्या होती है, हमने आपको पहले इसको कवर कर दिया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं पेस्टोराइका गलनास मध्य पूर्व का संकट है। 1967 में इजराइल और अरब देशों के मध्य 6 दिन तक चले युद्ध को ही मध्य पूर्व का संकट कहते हैं, और इस युद्ध ने मध्य पूर्व का भौगोलिक नक्शा ही बदल दिया, ठीक है। प्रथम खाड़ी युद्ध में किस देश को आज़ाद कराया गया था, तो प्रथम खाड़ी युद्ध में कुवैत को आज़ाद कराया गया था, और इस युद्ध के बाद अमेरिका का वर्चस्व इसमें कायम हो गया। आकांक्षाओं का महाजोट से आप क्या समझते हैं, तो 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के गुप्त नाम से अमेरिका सहित 40 देशों की विशाल सेना, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति नहीं थी, ने इराक पर आक्रमण कर दिया, और इस विशाल सेना को ही क्या कहा गया है, आकांक्षाओं का महाजोट कहा गया है, ठीक है। लोकतांत्रिक राजनीति से क्या अभिप्राय है, तो लोकतांत्रिक राजनीति से अभिप्राय है कि देश में सरकार का निर्माण लोकतांत्रिक तरीके से अर्थात जनसाधारण द्वारा किया जाए। अरब स्प्रिंग का कारण लिखिए, तो अरब स्प्रिंग के कारण मानवाधिकारों उल्लंघन, तानाशाही, बेरोजगारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, खराब अर्थव्यवस्था, ये सब थे अरब स्प्रिंग के कारण दोस्तों, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों हमने उसको कवर कर लिया है। अगर कुछ क्वेश्चन छूटा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको शामिल करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भर भर के इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चों को इसका लाभ मिल सके।